नमस्कार, प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रामकृष्ण शुक्ला। 15 राज्यों की 56 राज्यसभा सीटों का चुनाव होना था। इनमें से 41 प्रत्याशी निर्विरोध चुने जा चुके हैं। बाकी बची 15 सीटों पर वोट डाले गए। खास बात यह कि इन 15 में से 10 सीटें अकेले यूपी की हैं और इन 10 सीटों के लिए उम्मीदवार उतारे गए 11। इसी वजह से ये मतदान हुआ। लेकिन समाजवादी पार्टी की ओर से 7 एमएलएज ने क्रॉस वोटिंग कर बीजेपी का साथ दिया। यानी वोटों की सेंधमारी, सियासत है भारी। नहीं होता है जो सरकार के खिलाफ खड़ा हो जाए। सरकार के खिलाफ खड़े होने में साहस चाहिए और दबाव तो हर एक पे बनाया जाता है। ये बात कौन नहीं जानता है कि भारतीय जनता पार्टी जीतने के लिए कोई भी हथकंडा अपनाएगी। जिस भारतीय जनता पार्टी ने चंडीगढ़ में बेईमानी की हो, बैलेट से जब वोट पड़ा, जीतने के लिए उन बैलेटों को किस तरीके से बिगाड़ा गया, किस तरीके से वोट खराब किया गया और अधिकारी के माध्यम से। उस समय अगर सीसीटीवी ना होता और बैलेट से वोट ना पड़ा होता तो शायद भारतीय जनता पार्टी को इस तरह से बदनाम होते हुए नहीं कोई देख पाता। द्वारा पता चल रहा है और ये देखिए समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह से जीते थे। तो देखिए देखा जाएगा आगे। इस तरीके से अगर होगा तो फिर बाद में हम लोग भी देखेंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को मतदान करेगा, ये तो हम कल ही स्पष्ट कर चुके हैं और पहले भी स्पष्ट कर चुके हैं। और 8 के 8 प्रत्याशी भाजपा के विजयी होंगे। लोकसभा चुनाव में वोटर विधायक 398, एक सीट पर जीत के लिए चाहिए 37, एसपी को 3 सीट के लिए चाहिए 111, इंडिया के कुल विधायक 109, बीजेपी को 8 सीट के लिए चाहिए 296, एनडीए के पास कुल विधायक 288। बहरहाल लोकसभा चुनाव से पहले यूपी में राज्यसभा की 10 सीटों के लिए वोटों की गिनती जारी है। थोड़ी देर में आधिकारिक नतीजे सामने आ जाएंगे। उसके बाद ये साफ हो जाएगा कि बीजेपी के 8वें कैंडिडेट संजय सेठ या सपा के आलोक रंजन राज्यसभा जाने वाले 10वें प्रत्याशी होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी। तो थोड़ी देर में आधिकारिक ऐलान हो जाएगा कि आखिर वो 10वें कैंडिडेट संजय सेठ होंगे बीजेपी की ओर से या फिर होंगे समाजवादी पार्टी की ओर से आलोक रंजन। लेकिन इस वक्त जो आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं वो बीजेपी दफ्तर पर जश्न की तस्वीरें हैं। और देखिए, एक तरफ तो वोटों की गिनती जारी है, लेकिन उसके बीच ये जश्न का माहौल बीजेपी के खेमे में। और साफ तौर पर देखा जा सकता है कि वो 8 उम्मीदवार जो बीजेपी ने राज्यसभा के रण में उतारे थे वो जीतते हुए मानकर चल रहे हैं बीजेपी खेमे की ओर से। ये तस्वीरें बीजेपी दफ्तर की हैं जहां पर बीजेपी कार्यकर्ता देखिए जश्न मना रहे हैं और बाकायदा फगवा गीत गाते हुए एक दूसरे को फूल माला पहनाकर जश्न मना रहे हैं। ना चाहिए मोए महल अटारे, ना चाहिए मोए महल अटारे। मैं तो टूटी झुपड़िया में रह लूंगी, मैं तो तुम संग हो, मैं तो तुम संग होरी खेलूंगी, मैं तो तुम संग हो वारे रसिया, हो वारे रसिया, हो वारे रसिया, हो वारे रसिया, मैं तो तुम संग होरी खेलूंगी, मैं तो तुम बोलो होरी के रसिया की जय, की जय, बोल गोवर्धन बाबा की जय, होरी के उरियाने की जय, जय श्री राम। तो देखिए, ये तस्वीरें जो हैं वो बीजेपी दफ्तर की हैं और होली का गीत गाकर जश्न मनाते हुए। होली से पहले ये माना जा रहा है कि बीजेपी की बड़ी जीत राज्यसभा में 8 कैंडिडेट जिस तरीके से बीजेपी ने उतारे थे, वो 8वां कैंडिडेट संजय सेठ, जिसे नामांकन के आखिरी दिन बीजेपी ने उतारकर इस राज्यसभा के चुनाव को बेहद दिलचस्प बना दिया था। अगर 8वां कैंडिडेट बीजेपी की ओर से ना उतारा गया होता तो यहां पर वोट डालने की जरूरत ना पड़ती। लेकिन यहां पर देखिए, संजय सेठ को 10वें कैंडिडेट के तौर पर यहां पर जीत मिल सकती है और आधिकारिक तौर पर ऐलान अभी नहीं हुआ है। वोटों की गिनती जारी है, लेकिन उससे पहले बीजेपी के दफ्तर में, प्रदेश कार्यालय में ये जश्न की तस्वीरें और होली का फगवा गीत गाते हुए कि भाई
मैं तो टूटी झोपड़ियां में रह लूंगी। ये जो तमाम कार्यकर्ता आपको नजर आ रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर, वो बाकायदा गीत गाते हुए होली का जश्न मनाते हुए, क्योंकि होली तो अभी करीब करीब 20 से 25 दिन बाद है, लेकिन उससे पहले जिस तरीके से राज्यसभा के इस 10 सीटों के रण में बीजेपी की जीत हुई है, ये महज एक जीत नहीं है, बल्कि ये लोकसभा के रण से पहले मनोवैज्ञानिक जीत भी है। जी हां, मनोवैज्ञानिक जीत भी इसे कहा जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से तमाम इंडी गठबंधन के घटक दल साथ आए थे, यूपी में अलायंस हुआ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में, और उसके बीच में राज्यसभा की ये 10 सीटों पर चुनाव यूपी में वो अपने आप में दिलचस्प मोड़ लेता हुआ। और ये समझिए इन तस्वीरों के जरिए कि आज किसके खेमे में खुशी है और किसके खेमे में निराशा हाथ आएगी। निराशा तो खैर आ चुकी है, लेकिन बस आधिकारिक ऐलान का इंतजार है। तो ये तस्वीरें अपने आप में बताती हुई कि भाई पीडीए का दाव नहीं चला और विनर बना एनडीए। नामांकन के आखिरी दिन संजय सेठ को राज्यसभा के उम्मीदवार के तौर पर बीजेपी ने उतारा था। 8वें कैंडिडेट संजय सेठ, पहले भी वो राज्यसभा भेजे जा चुके हैं और इसके बाद एक बार फिर संजय सेठ को मौका दिया, बीजेपी ने भरोसा जाहिर किया। और देखिए 288 विधायक बीजेपी के पास हैं और बीजेपी को संजय सेठ को जिताने के लिए वोट चाहिए थे 296। लेकिन यहाँ पर जो तस्वीर निकल कर आई वो ये कि 7 एमएलएज ने, समाजवादी पार्टी के 7 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की, समाजवादी पार्टी के खिलाफ वोटिंग की, बीजेपी को वोट किया, एनडीए के पाले में वोट किया। और इसके साथ साथ सुभाषपा के विधायक ने भी जो है क्रॉस वोटिंग की। सुभाषपा के विधायक ने बीजेपी को वोट ना करते हुए समाजवादी पार्टी को वोट किया। और इस तरीके से देखिए विधायक केवल समाजवादी पार्टी के खिलाफ ही क्रॉस वोटिंग नहीं किए, बल्कि उन्होंने बीजेपी के खिलाफ भी क्रॉस वोटिंग की, ऐसा माना जा रहा है। तो ये जो तमाम सियासी गुणागणित है वो ये बतलाता हुआ कि बीजेपी कहीं ना कहीं अपने पाले में उस सियासी समीकरण को करने में कामयाब रही है जो अभी तक 8वें कैंडिडेट के खिलाफ जाता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन ये तस्वीर अब साफ हो चुकी है कि भाई यहाँ पर 8वें कैंडिडेट वो संजय सेठ बीजेपी की ओर से जो है वो जीत दर्ज करते हुए करीब करीब नजर आ रहे हैं। कुल 395 वोट डाले गए। 403 सदस्यों वाली इस यूपी विधानसभा में 395 विधायकों ने वोट डाले, जिसमें से समाजवादी पार्टी को 101 वोट पड़े हैं और बाकी के वोट मिले हैं बीजेपी को। तो ये एक जीत कहा जा सकता है लोकसभा के चुनाव से पहले मनोवैज्ञानिक तौर पर भी, और राज्यसभा में अपनी दावेदारी को, अपने संख्या बल को और मजबूत करते हुए भारतीय जनता पार्टी बेहद इस चुनाव में अच्छा और शानदार प्रदर्शन करती हुई अगर बीजेपी के हम लिहाज से देखें तो वहीं समाजवादी पार्टी की ओर से आलोक रंजन को यहाँ पर ज़रूर निराशा हाथ लगी होगी। और साथ ही साथ जब बीजेपी के इस जीत की शोर के बीच अखिलेश होंगे तो यकीनन वो तन्हा होंगे, वो कहीं ना कहीं मायूसी उनके हाथ आ रही होगी, क्योंकि जिन विधायकों के सहारे और जिन इंडी गठबंधन के घटक दलों के सहारे वो 24 के लोकसभा रण को जीतने का दावा और दम भर रहे थे, वो कहीं ना कहीं देखिए अपनी ही पार्टी में टूट अखिलेश को निराश, हताश और बहुत ज़्यादा हताश कर रही होगी। कैमरे पर कुछ भी बयान दे, जैसा कि अभी हमने रिपोर्ट में देखा, लेकिन दरअसल तस्वीर यही है कि अखिलेश के लिए ये माहौल राज्यसभा का कहीं ना कहीं उनके मनोवैज्ञानिक बल को कमज़ोर करने वाला है। और लोकसभा चुनाव से पहले ये तमाम जो आज घटनाक्रम राज्यसभा चुनाव यूपी में हुआ वो अखिलेश के लिए बेहद चैलेंजिंग है और इससे पार पाना ज़रूरी भी है।
यूपी में 10 राज्यसभा सीटों के लिए ये मतदान हुआ। 8 कैंडिडेट बीजेपी के और 2 उम्मीदवार चूंकि यहां पर समाजवादी पार्टी का जीतता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन तीसरा कैंडिडेट जो उनका आलोक रंजन है, ब्यूरोक्रेसी से आते हैं, वो कहीं ना कहीं निराशा हताशा उनके हाथ आती हुई। और अब से थोड़ी देर में जो आधिकारिक ऐलान है चुनाव आयोग की ओर से वो कर दिया जाएगा। और इस बीच थोड़ी देर के लिए मतगणना रोकी भी गई थी, लेकिन उसके बाद चुनाव आयोग की इजाज़त के बाद दोबारा से इस गिनती को, मतगणना को शुरू किया गया। और ये गिनती, ये काउंटिंग अभी चल रही है। देखिए, इस प्राइम डिबेट में हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं, तमाम गेस्ट जुड़े हुए हैं। हम उनसे आपका तारुफ करा दें। हमारे साथ बीजेपी से शशिकांत तिवारी जी, बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ कांग्रेस से शैलेंद्र तिवारी जी हैं, सर बहुत स्वागत। और साथ ही साथ हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त दिलीप यादव जी, राजनीतिक विश्लेषक हैं, सर बहुत स्वागत है आपका। तो हमारे साथ 2 और मेहमान आपसे थोड़ी देर में जुड़ेंगे, लेकिन हम फिलहाल इस चर्चा की शुरुआत करेंगे समाजवादी पार्टी के हमारे साथी के साथ। देखिए, समाजवादी पार्टी के साथी इस वक्त हमारे साथ मौजूद नहीं है। फिलहाल हम इस चर्चा की शुरुआत करेंगे शशिकांत तिवारी जी के साथ। शशिकांत जी, 10 राज्यसभा सीटें, 11 उम्मीदवार और बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में जश्न, क्या मैसेज है? आधिकारिक ऐलान से पहले क्या मान लिया जाए कि बीजेपी जीत गई है 8 सीटें? बिल्कुल, जैसे खबरें आ रही हैं, मीडिया से भी खबरें आ रही हैं, आप लोग भी जिस तरह से चला रहे हैं कि जीत सुनिश्चित है। भारतीय जनता पार्टी के जो भी उम्मीदवार उसमें उतारे गए हैं, सबकी जीत सुनिश्चित है। और लोगों ने भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को जीत दिलाने के लिए अपना अन्य दलों से भी लोगों ने उसको समझा कि देश विकास के रास्ते पे है और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में देश का विकास होना है, उत्तर प्रदेश का विकास होना है। इसलिए मोदी जी के इस मजबूत नेतृत्व को सबने स्वीकारा है। और जो भी हमारे प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के उतारे गए हैं, उनकी जीत सुनिश्चित है। अभी थोड़ी देर में आपको खबरें मिल जाएंगी। और भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पे जो जश्न मनाया जा रहा है वो वाजिब है और अच्छा है। जश्न होना चाहिए, जश्न का माहौल है तो होना चाहिए। शशिकांत जी, मैं अपने राजनीतिक विश्लेषक दिलीप यादव जी का रुख करूं उससे पहले मैं एक सवाल आपसे लेता चलूंगा कि खबर यह है कि बीती रात सुनील बंसल लखनऊ पहुंचे थे, तमाम विधायकों के साथ बातचीत की है, उसके बाद उन्होंने ही इस जीत का ताना बाना बुना 8वें कैंडिडेट के लिए। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो भी प्रभारी हैं और जो भी बड़े नेता हैं, वो इस चुनाव को, आपने देखा होगा, कोई भी चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी उसको गंभीरता से लेती है। किसी भी चुनाव को हल्के से नहीं लेती है, चाहे वो जिला पंचायत का चुनाव हो, चाहे नगर का चुनाव हो, चाहे वो ये तो राज्यसभा का चुनाव है। तो ये छोटा मोटा चुनाव तो है नहीं। इसलिए जो हमारे बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, जो संगठन को देखते हैं, तो वो सब गंभीर हैं। उसमें सुनील बंसल जी भी हैं, हमारे वरिष्ठ राष्ट्रीय महामंत्री हैं, जो उत्तर प्रदेश पहले भी देख चुके हैं और लोकसभा चुनाव को भी देखेंगे। तो सुनील बंसल जी का भी चुनाव को गंभीरता से लेना एक भारतीय जनता पार्टी की कार्य पद्धति है, उसी कार्य पद्धति पे वो चल रहे हैं। शैलेंद्र जी, एक दल मिलके बीजेपी को हराने के लिए, एनडीए को हराने के लिए साथ आ रहे थे, लेकिन यहाँ पर यूपी में जब आप साथ आए, कांग्रेस समाजवादी पार्टी साथ आए, तो यहाँ पर 24 के लोकसभा से पहले बड़ा झटका। देखिए, ये कोई झटका नहीं है। लोकतंत्र किस तरह से तार-तार हुआ है आज आपने देखा। तमाम लोगों को वोट के लिए आने नहीं दिया गया, क्रॉस वोटिंग भी हुई, वोट रोका गया। जो भी लोकतंत्र को गधा बताते हुए आज जिस तरह की ये चीज़ें हुई हैं, मुझे लगता है कि ये धीरे धीरे और तानाशाही की तरफ बढ़ता जा रहा है। अब किस तरह से क्या आएगा, क्या होगा, आप देखिए आगे। मुझे लगता है कि लोकतंत्र को मजबूती नहीं देता है इस तरीके का चुनाव और इस तरीके की जो व्यवस्था है, खरीद फरोख्त, तोड़ फोड़, डर भय, ये सब चीज़ें। अब आप बोलिए कि वहाँ से जेल से लोगों को वोट देने के लिए परमिशन नहीं मिली, ये सब एक तरह से कहीं ना कहीं
चुनावी भूमिका पर प्रश्न खड़ा करता है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और बाकी आप सामने आपके है ही है कि किस तरह से लोकतंत्र को तार-तार किया जा रहा है। दिलीप जी, इरफान सोलंकी साहब का जिक्र कर रहे हैं हमारे समाजवादी पार्टी के साथी नहीं बल्कि कांग्रेस के साथी, और कह रहे हैं कि भाई जेल में होने के वजह से वोट नहीं देने दिया गया। तानाशाही का आरोप भी लगा रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या का भी जिक्र कर रहे हैं। लेकिन आप चूंकि राजनीतिक विश्लेषक हैं, इस पूरे चुनाव को हम अगर यूपी के परिप्रेक्ष्य में बात करें, कैसे देखते हैं सर? देखिए, इसमें जो है इरफान सोलंकी हो या जो है रमाकांत यादव हो, जो भी जेल में है किसी भी पार्टी के हो, उनका जो है हक होता है कि वो लोकतंत्र में जो है अपनी वोटिंग करें। एक सामान्य नागरिक भी जो है वोटिंग का राइट रखता है। ये एक तरह से जो है एक प्रक्रिया है, वोटिंग प्रक्रिया है चुनाव आयोग का, उसमें जो है रोकने की कोशिश हुई है। इसको जो है मैं जैसा देखता हूँ कि जो है मतलब विपक्ष को कमजोर करने का एक तरीका है। और दूसरी बात कि जो लोकतंत्र पे हमला है, ये हमला मानेंगे, लोकतंत्र पे जो हमला है वो नहीं होना चाहिए। और शासन सत्ता का जो है दुरुपयोग पूरी तरह से हुआ है। लोगों भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो है लोगों को डराया धमकाया भी गया है, खरीद फरोख्त भी हुई है, और लोगों ने गद्दारी भी की है अपने अपने पार्टियों से। मैं एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, समाजवादी पार्टी के साथ ही गद्दारी हुई है। सुभाषपा के भी जो 2 विधायक जो है क्रॉस वोटिंग किए हैं, और जो रिजल्ट आएगा, अभी तो जो है 8वें पे संशय बना हुआ संजय सेठ और जो है आलोक रंजन जी पे जो है देखने में आएगा जो है जो भी रिजल्ट आता है। लेकिन कहीं न कहीं इस चुनाव में जो है जो भी हुआ है वो जो है पूरी तरह से जो है ये भारतीय लोकतंत्र जो है तानाशाह की तरफ जा रहा है। इसको जो है रोकने की जो है बहुत ज़रूरत है। इसमें जो है चुनाव आयोग को जो है देखना चाहिए कि दल बदल कानून क्या लागू होता है, और अगर लागू होता है तो इनको निष्कासित करना चाहिए। साथ में मैं एक चीज़ और जो है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को जो है सलाह दूंगा, अब जो है संभल जाइए पीडीए पे। आप पीडीए की बात करते हैं, लेकिन जो है आपके साथ वही लोग नहीं रहे जो आपके पीडीए के विरोधी हैं। आप उठा के देख ले, चाहे वो जो है अभय सिंह हो, मनोज पांडे हो, राकेश सिंह हो, आपके जो है विनोद चतुर्वेदी हो, ये तो पूरे के पूरे जो है वही लोग हैं जो पीडीए के खिलाफत में है। साथ में अगर जो है अगर महारानी प्रजापति नहीं आई वोटिंग नहीं की, इसका मतलब आपके जो है विरोध में वो भी खड़ी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो है भारतीय जनता पार्टी अपने जो है दबाव के वजह से, ईडी सीबीआई के दबाव के वजह से उनके पति जो है जो जेल में है, उनकी खातिर वो नहीं आई। पूजा पाल वाले केस में देखें, पूजा पाल वाले पे भी तो जो है ऐसा तो नहीं कि जो है वो दबाव में वाकई में रही है। साथ में जो है आशुतोष मौर्य भी नहीं आए। तो कहने का मतलब कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो है एन केन प्रकारेण ये विधायकों को रोका गया है। कल मुझे पता लगा कि जो है सारे विधायक जो है आपके समाजवादी पार्टी कार्यालय पे जो है मौजूद थे, कुछ आ रहे थे कुछ नहीं आए थे। और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने पूरी व्यवस्था कर रखी थी, पार्टी में ही उनका डिनर वगैरह रहने का सब सारी चीजें। उसके बाद जो मनोज पांडे की मैं खास तौर पे बात करूंगा, मनोज पांडे के वजह से ही जो है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जो है स्वामी प्रसाद मौर्य को बाहर निकाला, उनके विरोध में जो है षड्यंत्र रच के निकाला। मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, हमारे समाजवादी पार्टी के जो है प्रवक्ता बैठे हुए हैं, निकाला नहीं, उन्होंने इतना जो है वो कर दिया, उनके साथ जो है स्टैंड लेना चाहिए था, नहीं लिया। मैं कंप्लीट कर दूं, मैं 1 मिनट कंप्लीट कर दूं जी। उनको जो है स्टैंड लेना चाहिए था। वही मनोज पांडे हैं कि जो है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को कहते थे पहला बायां पैर निकालिए, दाहिना पैर निकालिए, ये सिखाते थे, मुख्य सचेतक दिया, पूरी इज्जत सम्मान दिया। लेकिन जो है मनोज पांडे जो है जो गद्दारी किए हैं वो माफ करने के काबिल नहीं है, और राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव को सुधर जाना चाहिए ऐसे चीजों पे। ठीक है, हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं कि भाई
बेवफा हो गए देखते देखते, और आप उम्मीद लगाए बैठे थे कि वो आपके हक में, आपके लिए वोटिंग करेंगे। जी भाई, नोटबंदी में एक चीज आई थी कि सोनम बेवफा हो गई। जी देखिए, मनुज नहीं होत है समय होत बलवान, भीलन लूटी गोपिका वही अर्जुन वही बान। तो समय और परिस्थिति, देश काल परिस्थिति जो है इंसान को बहुत कुछ सिखाती है राजनीति में। और समाजवादी पार्टी के सचेतक ने समाजवादी पार्टी के नेता और मुखिया को सचेत कर दिया है कि आप पीडीए के साथ रहिए, हमारे ऊपर विश्वास मत करिए, हम लोग अविश्वसनीय हैं और अविश्वसनीय रहेंगे। क्योंकि इतिहास बताता है कि मान सिंह, मीर जाफर और पुष्यमित्र शुंग ने किस तरीके से छुरा घोंपा इस देश में। तो ऐसे लोग पार्टी में, और भारतीय जनता पार्टी किस मुंह से कह रही? भारतीय जनता पार्टी ने आज तक 700 से ज्यादा विधायकों को तोड़ करके, चाहे वो महाराष्ट्र हो, वहां पे तोड़ करके सरकार बनाई। वहां के विधायकों ने किस तरीके से मेज पर नाच किया, डांस किया। एमपी में पूर्ण बहुमत की सरकार को इन्होंने, विधायकों को खरीद फरोख्त कर करके, तोड़ करके बहुमत की सरकार को इन्होंने सरकार बनाई। बिहार का हाल अभी आपने देखा। और ये कहते हैं कि हमारे पाले में चले आते हैं, इनके जो पाले में चले जाते हैं उनके ऊपर से भ्रष्टाचार हट जाता है। कौन सा साबुन लेकर के नहलवाते हैं किस वॉशिंग मशीन में कि जो है सारे के सारे भ्रष्टाचार धुल जाते हैं। जितने यहाँ विधायक इनके यहाँ जाते हैं उनके ऊपर से कोई क्लेम नहीं बनता है, कोई अपराध नहीं बनता है, कोई शैलेंद्र तिवारी जी अपना पक्ष रखिए, आप कुछ कहना चाह रहे हैं सर? तो जी शैलेंद्र जी आपको रोकूंगा 10 सेकंड के लिए। शैलेंद्र तिवारी जी कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, एक बात समझिए, एक दौर था, एक राजा था जयचंद्र। तो आप समझिए कि दोबारा किसी बच्चे ने, किसी का नाम, किसी के घर में कहीं पर भी जयचंद्र नाम नहीं आया। तो जो आज जयचंद्र राजनीति में बन रहे हैं, उनकी स्थिति को देखते हुए आप इस पे गौर करिए। सबसे गौर चीज़ ये है, और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको मैं बता दूं, जो बहुत सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, वो ये है कि आज की तारीख में ये मान लिया जाए कि जो लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करते थे वो खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, संलिप्त हैं, पूरी तरह से सराबोर हो चुके हैं। क्योंकि सारे भ्रष्टाचारी, अत्याचारी, अनाचारी, दुराचारी सब के सब उनकी कोठरी में, उनके जो है पाले में जाकर के बैठ चुके हैं और वो भ्रष्टाचारियों के संरक्षक बन चुके हैं। आपके सामने है, आज भी है, पहले भी था और आगे भी होता जा रहा है। चुनाव एन केन प्रकार सत्ता में आने के लिए, सत्ता में बने रहने के लिए वो कुछ भी कर रहे हैं। हॉर्स ट्रेडिंग से लेकर सब कुछ कर डाला उन्होंने, आपके सामने है। धन्यवाद। ठीक है, मैं अपने समाजवादी पार्टी के साथी का रुख करूं उससे पहले मैं शशिकांत तिवारी जी से ज़रूर जवाब लूंगा। सर, तानाशाही का आरोप लग रहा है और ये आरोप किसी पार्टी की ओर से नहीं लग रहा है, बल्कि ये आरोप लग रहा है राजनीतिक विश्लेषक की ओर से। क्या कहेंगे? देखिए, राजनीतिक विश्लेषक ने जो ये बात कही कुछ गले नहीं उतर रही है कि एक तो इन्होंने कहा कि डराया गया, धमकाया गया। बताइए, जो विधायक हैं, विधायक को कोई डरा सकता है, धमका सकता है? अरे भाई, अब आपकी पार्टी आपसे नहीं संभल रही है। आपकी पीडीए के लिए इन्होंने सलाह दिया कि पीडीए छोड़ दीजिए। भाई, मनोज पांडे जी ने पीडीए का विरोध कर रहे हैं, वो आप तो लिस्ट गिना रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने भी तो पीडीए का विरोध किया था। पूजा पाल ने क्यों पीडीए का विरोध किया? महारानी जी ने क्यों पीडीए का विरोध किया? ये सब आपका अंदरूनी विषय है, आपके पार्टी का अंदर का विषय है, पार्टी का ठीकरा आप भारतीय जनता पार्टी में फोड़ें और दूसरी पार्टी में फोड़ें तो उससे आपका हल होने वाला नहीं है। आप तो रेवती रमन जी का आज बयान आ रहा है, इसी टीवी चैनल पे चल रहा है कि अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का सम्मान नहीं करते हैं, इसीलिए सारे पार्टी नेता छोड़ कर जा रहे हैं। कुंवर रेवती रमन सिंह जैसा नेता जो इनकी एक उनको धरोहर कहिए इस पार्टी का, उस पार्टी का जब रेवती रमन जी कह रहे हैं कि इनको तो संभालना नहीं आता है, तो समस्या तो आपके अपने पार्टी के अंदर है, आप अपने अंदर झांकते नहीं हैं। और हाँ, ये अभी विश्लेषक, राजनीतिक विश्लेषक ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने के वजह से ये जेल से छूट के नहीं। अरे भाई, आप न्यायिक प्रक्रिया को जानते हो, न्यायिक प्रक्रिया होती है, न्यायालय से लोग छूटते हैं, किसी पार्टी से और सरकार से थोड़ी छूट के आते हैं जेल से, न्यायिक प्रक्रिया से छूट के आते हैं। न्यायिक प्रक्रिया ने उनको अगर नहीं छोड़ा तो इसमें वोटिंग कराने वाला और वोटिंग करने वाला कहां से दोषी हो रहा है? राजनीतिक पार्टी कहां से दोषी हो रही है?
तो इन बातों को ठीकरा केवल भारतीय जनता पार्टी में फोड़ने से अब आपका ठीक होने वाला नहीं है। पीडीए कोई जानता नहीं, पीडीए का विरोध स्वामी प्रसाद मौर्य भी कर चुके हैं, पीडीए का विरोध पूजा पाल भी कर दी, पीडीए का विरोध महारानी ने भी कर दिया, पीडीए का आपके इतने विधायकों ने कर दिया। तो अब आप पीडीए का भला नहीं होने वाला है। कारण देखिए, राहुल गांधी जी अब घूम रहे हैं, देश में 70 साल लोग राज किए, अब घूम रहे हैं, जात की बातें कर रहे हैं। यहां मोदी जी के नेतृत्व में सारी जातियां एक हैं, सबका साथ सबका विकास, सारी जातियां मोदी जी को अपना नेता मान चुकी हैं। और ये लोग कह रहे हैं कि ये जाति अलग कर दो, वो जाति कर लो, ये पीडीए बना दो, ये जनगणना करा दो। अब ये देश की कोई भी जनता आपके भुलावे में आना नहीं है। आपकी जो पार्टियों का जन्म हुआ वो जातिगत जो मंडल कमीशन से समाजवादी पार्टी का जन्म हुआ, और उसी को आप लकीर में फकीर खींच रहे हैं 40 साल से। ठीक है सर, इससे राजनीति आपकी चलने वाली नहीं है। आपको अंदर झांकना होगा, आप अपने अंदर झांकिए। भारतीय जनता पार्टी ठीकरा मत फोड़िए। ठीक है, मोदी जी के नेतृत्व में सारे लोग मोदी जी के नेतृत्व में। ठीक है सर, लखनऊ संवाददाता अभिनव सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिनव, क्या माहौल है, मतगणना चल रही, क्या मौजूदा हालात है वहां पर? देखिए, राज्यसभा में 10 प्रत्याशियों को लेके आज यहाँ सुबह से लेकर शाम तक मतदान हुआ और शाम 5 बजे के बाद से मतगणना शुरू हो गई है। आपको बता दें कि मतगणना जब से शुरू हुई तब से रुक के हो रही है। 2 बार अब तक मतगणना रुक चुकी है। समाजवादी पार्टी के पूर्व एमएलसी ने बयान दिया कि जो उन्होंने आपत्ति दर्ज कराई है 3 विधायकों के वोट के लेके, पहले उसका निस्तारण किया जाए, फिर उसके बाद मतगणना दोबारा शुरू हो। उन्होंने आपत्ति की कि भाजपा के एक विधायक ने हेल्पर लिया वोट करने के लिए, जबकि वो स्वस्थ हैं, पढ़े लिखे हैं, उनको हेल्पर की क्या आवश्यकता है। इसके अलावा उन्होंने आरोप लगाया कि बनारस से नीतू पटेल विधायक है बीजेपी की, उन्होंने वोट नहीं किया, उनकी जगह किसी और ने आके वोट कर दिया। तो तमाम प्रकार की दिक्कतें आ रही हैं काउंटिंग के दौरान, लेकिन इन सभी को फिलहाल निस्तारण करके दोबारा से एक बार काउंटिंग शुरू कर ली गई है। अब से किसी भी वक्त पे राज्यसभा चुनाव का ये जो रिजल्ट आना है वो आ जाएगा। बीजेपी के 7 प्रत्याशी तो बिल्कुल जीत रहे हैं, लेकिन संभव है कि बीजेपी के 8वें प्रत्याशी संजय सेठ भी चुनाव जीत जाए, क्योंकि समाजवादी पार्टी खेमे में काफी हद तक क्रॉस वोटिंग हुई है और बड़े पैमाने पर विधायकों ने बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट किया है। अभिनव, यहाँ पर हमने कुछ देर पहले आपकी भेजी हुई तस्वीरें देखी, बीजेपी दफ्तर में जश्न का माहौल है, और साथ ही साथ ये भी बताइए कौन से बड़े लीडर्स इस वक्त मौजूद हैं दफ्तर में और इस समय क्या हलचल है? जी, विधानसभा से जस्ट बगल में बीजेपी का प्रदेश कार्यालय है, जहां पे नेताओं का पहुंचने का सिलसिला दोपहर बाद से शुरू हो चुका है। वहां पूरी तरह से जश्न की तैयारी है, बस एक बार औपचारिक घोषणा बाकी है रिजल्ट की, जिसके बाद किसी भी वक्त पे बीजेपी कार्यालय पे जश्न शुरू हो जाएगा और वहां पे तमाम प्रकार के नेता पहुंच चुके हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी और बीजेपी पार्टी के बीजेपी कार्यालय पहुंच रहे हैं। ठीक है अभिनव, हम वापस से रुख करेंगे हमारे समाजवादी पार्टी के साथी अजीत यादव जी का। अजीत जी, जिस तरीके का माहौल समाजवादी पार्टी के खिलाफ, अखिलेश के खिलाफ है, लेकिन अब अखिलेश यादव 3 वोटों पर आपत्ति दर्ज करा रहे हैं। भाई, पारदर्शिता का से इस वोटिंग को किया गया है, आखिर अब दिक्कत क्या है? अजीत जी, अगर पारदर्शिता से किया गया होता तो वहां एजेंट जो है क्यों आपत्ति करते? यह बात इसलिए मैं कह रहा हूं कि हरियाणा के मेयर के चुनाव में चुनाव अधिकारी मसीह ने मसीहा बन करके चुनाव मत पत्रों को अवैध घोषित करके निशान लगा करके सीसीटीवी कैमरे के सामने पूरी दुनिया और पूरे देश ने देखा कि किस तरीके से लोकतंत्र का गला घोटने का काम किया इन्होंने, लोकतांत्रिक मूल्यों का इन्होंने हनन करने का काम किया। तो ये सुप्रीम कोर्ट को धन्य मनाइए, सर्वोच्च न्यायालय को धन्य मनाइए कि उन्होंने न्याय करते हुए चुनाव में जो है आप कैंडिडेट को जिता करके मेयर के पद पे कुर्सी पर बैठाने का काम किया। ये पूरी दुनिया देखी है। हमने बताया कि एमपी में पूर्ण बहुमत की सरकार के विधायकों को किस तरीके से तोड़ दिया जाता है। बिहार में इतनी अच्छी खासी सरकार चल रही थी और वहां पे लोगों को नौकरियां मिल रही थी, वहां के बेरोजगार कह रहे थे कि यहाँ पर नौकरी मिल रही ईमानदारी से, और 1.5 महीने के अंदर 4.5 लाख से ऊपर वहां नौकरी दे दी गई। हमारे उत्तर प्रदेश में आरओ की परीक्षा हुई, लोक सेवा आयोग इलाहाबाद में, और आरओ की परीक्षा का पेपर लीक कर दिया जाता है और यहाँ पे छात्र जो है प्रतियोगी छात्र आंदोलन करते हैं तो उनको दौड़ा दौड़ा करके लाठियों से पीटा जाता है, उनको हरदब दिया जाता है कि
तुम्हारे ऊपर गैंगस्टर लगा दिया जाएगा, रासुका लगा दिया जाएगा। और इसी सरकार में भी देखिए कि पुलिस की भर्ती में पेपर आउट हुआ और पुलिस की भर्ती का पेपर रद्द भी किया गया। और किस तरीके से 69,000 शिक्षक भर्ती में इन लोगों ने आरक्षण का घोटाला किया। 6800 विद्यार्थी लखनऊ में इको गार्डन में आंदोलन कर रहे हैं, लगातार उनको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। और इनके दरवाजे पर उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री जी जो मंत्री है बेसिक की, उनके यहाँ जा रहे हैं, मांग कर रहे हैं, जायज है मांग कि हमको जो है नौकरी दी जाए। लेकिन कहीं से कोई सुनवाई नहीं है। ये महिला सम्मान की बात करते हैं, बीएचयू में किस तरीके से आईटी सेल के इनके 3 जो है बिगड़ैल लड़के आईटी सेल के 2 महीने तक एमपी में प्रचार करते रहे। योगी जी बोलते थे राज्यसभा की बात हो रही है सर, आप एमपी और बिहार में जाइए। अजीत जी ठीक है, हमारे साथ सोहेल दो भारतीय समाज पार्टी से राघवेंद्र जी जुड़ गए हमारे साथ। मैं वापस आऊंगा अजीत जी, वापस आऊंगा। सम्मान है महिलाओं का। अजीत जी वापस आऊंगा आपके पास। राघवेंद्र जी सोहेल दो भारतीय समाज पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सोहेल जी स्वागत है आपका। जो राजभर पानी पी पी के अखिलेश यादव को कोसते थे और बीजेपी की, नरेंद्र मोदी की और योगी आदित्यनाथ के कसीदे पढ़ते थे, उन्हीं की पार्टी का, आप ही की पार्टी का एक विधायक बीजेपी के खिलाफ अखिलेश के लिए वोट कर रहा है। क्या मैसेज है सर, इस तरफ या उस तरफ? देखिए शुक्ला जी, मैं आपको बता दूं कि अभी तक किसी भी चैनल ने आधिकारिक पुष्टि नहीं दिखाया। जब तक मतदान और मतगणना पूरी न हो जाए तब तक ये कहना कि हमारा दल या एनडीए के दल, सहयोगी दलों में किसी में वोट हुई है, ये बेईमानी होगी। समाजवादी पार्टी इस तरह का केवल एक ब्रेकिंग न्यूज चलवाना चाहती है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के 1 दर्जन से अधिक विधायक टूट गए हैं। समाजवादी पार्टी में लगातार फूट हो रही है, चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य का निकल के पार्टी बनाना हो, पल्लवी पटेल का नाराज हो जाना हो, फिर आज किसी तरह मान मनोबल करा के वोटिंग के दिन अभी देखिए गायत्री प्रजापति की पत्नी जो उन्होंने आज वोट ही नहीं डाला। और आज का वोट जो है शुक्ला जी हो रहा है पीडीए फैक्टर। अखिलेश यादव जैसा झूठा उत्तर प्रदेश में पूरे भारत में कोई नहीं होगा, क्योंकि अखिलेश यादव का चाल चरित्र, चेहरा बहुत अंतर है। जो दिखता है बहुत पीडीए के नाम पे जनता को भ्रम कर फैला के, और जब टिकट बांटने की बात आती है तो अपने मित्र, पत्नी की सहेली, पारिवारिक मित्र और अपने चाचा के लड़के का सीट कैसे सुरक्षित हो, इस तरह के फैक्टर से टिकट बांटे जाते हैं। तो मुझे लगता है कि जब समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत जीती 2012 में, उस समय अपरिपक्व मुख्यमंत्री के तौर पर अखिलेश यादव जी ने शपथ ग्रहण किया। और स्थिति आज ये है कि जब से ये राष्ट्रीय अध्यक्ष बने या जब से ये मुख्यमंत्री बने, तब से आज तक कोई भी चुनाव जीत नहीं पाए। चाहे वो 2014 का लोकसभा का चुनाव हो, चाहे 2017 का विधानसभा का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का 2019 चुनाव हो या 22 का चुनाव। ठीक है राघवेंद्र जी, ठीक है, आप बीजेपी के साथ होने का वादा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई आधिकारिक तौर पर आपके विधायक की टूट का ऐलान नहीं हुआ है। हम आएंगे आपके पास और कल जब आप दोबारा से हमारे साथ चर्चा में जुड़ेंगे तो आप मुझे ये कहते हुए पाएंगे कि हाँ भाई हमारी पार्टी में टूट हुई है और अखिलेश के पाले में हमारी पार्टी से एक विधायक ने वोट किया है। 10 सेकंड मुझे और समय दे दीजिए। जी जी। अखिलेश यादव जी जिस पार्टी के साथ गठबंधन करते हैं तो पहला शर्त ये रखते हैं कि सिंबल आपका प्रत्याशी मिला। ऐसा भाजपा इकलौता पार्टी नहीं है, इसके पहले भी जो जो उनके साथ गठबंधन किया था उन लोगों को इस शर्तों पर वो बनाए, और बनाते कब है? लास्ट मोमेंट में। अभी आरएलडी के जयंत चौधरी जी को जिस तरह वो लालीपाप दे रहे थे लगातार कि 7 सीट 7 सीट 7 सीट, होता क्या था? ऐसा सुनने में आया था कि 7 सीट में 4 सिंबल तो उनके रहेंगे लेकिन 4 प्रत्याशी ये समाजवादी के देंगे। तो अखिलेश यादव हमेशा झांसा में रखने का काम किए हैं। इस तरह का अगर न्यूज आता भी है तो विचार करें कि पार्टी की कौन ऐसा विधायक है जो पार्टी के गाइडलाइन और पार्टी से विश्वासघात कर रहा है। हम अखिलेश यादव जी के समाजवादी पार्टी के जैसे नहीं है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी तत्काल एक्शन लेंगे और जो होगा देखा जाएगा। फिलहाल हम लोगों को आधिकारिक पुष्टि होने की आवश्यकता है और उसका इंतजार है। ठीक है, दिलीप यादव जी पूछ लीजिए उनसे, जो है अजीत जी से कुछ कहना चाह रहे हैं। जी अजीत जी कहिए। अरे भाई लालीपाप तो ओम प्रकाश राजभर जी को मिला था, वो 8 तारीख को ही कह रहे थे कि हम जाएंगे अमित शाह से बात करके आएंगे और इधर शपथ ले लेंगे। तो बताइए कि कब इनको जो है मिलेगा शपथ ग्रहण करेंगे मंत्री पद। पियरका चाचा को ये कह रहे हैं अखिलेश यादव झूठ है, देश के प्रधानमंत्री घूम घूम करके झूठ बोल रहे हैं, उनको झूठा नजर। कहते थे कि योगी बाबा को मैं मंदिर भेज दूंगा, घंटा बजाने का काम करेंगे। भूल गए
और बोलते थे कि मैं तो बेशरम हूं। एक न्यूज चैनल पे इन्होंने बयान दिया कि मुझसे बड़ा बेशरम नेता कोई नहीं है। इस तरीके का बयान देते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। नहीं, आपके अखिलेश यादव जी जो कहते हैं वो अच्छा कहते हैं। आपके अखिलेश यादव वो जी करते हैं। अजय राय जी को जो कहा वो करते अच्छा हैं, वो किया। करते हैं। आपके अखिलेश यादव जी यही विधानसभा मध्य प्रदेश के चुनाव में क्या कहे कि कांग्रेस चालू पार्टी है, उसको वोट मत देना, वो अच्छा कहते हैं। आपके अखिलेश जी अपने पिताजी को हटा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाते हैं तो अच्छा है। आपके अखिलेश जी अपने चाचा शिवपाल जी के पैर पे नहीं गिरते हैं, बहन जी के पैर पे गिर के देश के सबसे बड़े जो है गठबंधन की तैयारी करते हैं कैलकुलेटर से, जाति का पाया देखे तो अच्छा मंत्री का। मुझे लगता है कि आपके अध्यक्ष जी के बारे में किसी की सोचना आवाज नहीं चाहिए। पहुंच पाएगी, किसी की योगी बात सामने नहीं आ बाबा पाएगी। ठीक है, मैं शशिकांत जी का रुख करूं उससे पहले मैं दिलीप यादव जी से ये समझना चाहूंगा कि सर दिलीप जी, जिस पीडीए का जिक्र बार बार समाजवादी पार्टी कर रही है, जिस पीडीए को लेकर समाजवादी पार्टी पर आरोप लगे कि राज्यसभा चुनाव में कैंडिडेट्स के चुनाव में पीडीए का ख्याल नहीं रखा गया, आज जब वोटिंग चल रही थी तो उसी पीडीए को लेकर अखिलेश कह रहे हैं कि भाई मालूम पड़ गया कौन पीडीए के साथ है और कौन नहीं। ये पीडीए दरअसल क्या अखिलेश यादव पीडीए का पालन कर रहे हैं क्या दिलीप जी? देखिए एक बात बताएं कि जो है जो चल रहा है अखिलेश यादव जी का जो है पीडीए, निश्चित तौर पे जो है अखिलेश यादव पीडीए धर्म को जो है निभाने की भरसक कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके पास जो ये मनोज पांडे जैसे चमचे हैं जो पहले जो है पैर दाहिना पैर चले बायां पैर चले, ऐसे लोगों का जो है जो जमावड़ा है, उसके वजह से जो है उनके मंसूबों पे ये सब पानी फेर रहे हैं। अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। मैं तो ये मानता हूं कि ये जो गद्दार थे आज गद्दारी दिखा गए। अभी 2024 का जो लोकसभा है उसको आने में जो है बहुत समय है, तो अखिलेश यादव जी को चाहिए कि वो पूरे 80 के 80 जो भी गठबंधन में है 17 सीटें दे दिया जो इनके हिस्से की आती है, सब पे सिर्फ पीडीए ही दे, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक आदिवासी को ही जो है टिकट दे और सिरे से खारिज कर दें जितने भी जो है इनके अगड़े नेता हैं, तभी तो ये पीडीए का सम्मान बचा रहेगा और लोगों में जो टूट फूट की राजनीति है वो खत्म होगी। लोग जो है पूरा भरोसा करते हैं, लेकिन जो है जो ये चाटुकार लोग बैठे हुए हैं, इस वजह से जो है ये सारी चीजें। अभी हमारे मित्र जो है भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे थे कि आप कह रहे थे पूजा पाल और तमाम चीजें। देखिए महोदय, मैं जो है एक राजनीतिक विश्लेषक हूं, मेरे जाति पे जाके आप हमें समाजवादी पार्टी से जो है तुलना न करके जो है बात चिंता कर रहे हैं, समाजवादी की चिंता कर रहे हैं। मैं चिंता करूंगा जो हो रहा। राजनीतिक विश्लेषक का मतलब यही होता है कौन क्या कर रहा है, समाज में हो क्या रहा है, हकीकत की जो है बयानबाजी मैं करता हूं। शशिकांत जी देखिए अभी हमारे साथी राजनीतिक विश्लेषक ये कह रहे हैं कि पीडीए को मनोज पांडे ने नहीं माना तो उनको इन्होंने गद्दार कहा। ये देखिए अब हमको बोले जी इनको कहना चाहिए कि समाजवादी पार्टी को अपने गिरहबान में झांकना चाहिए, अपने पार्टी को सुनिए। अब हमको नहीं बोल पाऊंगा मैं, आप हमें सजेस्ट नहीं कर पाएंगे कि नहीं, मत बोलिए लेकिन आप हम पे आक्षेप जो लगाएंगे तो उसके लिए हम लड़ेंगे आपसे। हाँ ठीक है, जरूर लड़ेंगे। नहीं, हम आपका आक्षेप नहीं लगा रहे, हम आपके बातों को, वो जेल में थे ये थे, हम आपके बातों को विश्लेषण मैं किया हूं, मैंने कोई गलत विश्लेषण नहीं किया है। शासन सत्ता का दुरुपयोग जो है भारतीय जनता पार्टी यही नहीं, इसी राज्यसभा के इलेक्शन में ही नहीं, चाहे वो मध्य प्रदेश का हो चाहे बिहार का है, जो भी टूट फूट की राजनीति है वो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से जो है उसकी जननी अच्छा, है। अब हमको बोलने दीजिए। तो इन्होंने कहा कि मनोज पांडे पीडीए के हिस्सा नहीं है इसलिए गद्दार हैं। मैं अब कल नहीं सुनिए, अब आपकी बात कोट कर रहा हूं मैं यही कह रहा हूं। मैं राजनीतिक भी, आप अपने व्यूज रखें, मैं आगे राजनीतिक भी, मैं कोई पार्टी वाला व्यक्ति नहीं हूं। ठीक है, पार्टी वालों के साथ खड़े। हाँ ठीक है। अब आगे बात आती है कि जैसे कुंवर रेवती रमन सिंह ने कहा कि भाई ये गलत हो रहा है समाजवादी पार्टी में, कल को अगर वो पार्टी छोड़ दें तो रेवती रमन सिंह जी जैसे लोगों को आप गद्दार कहेंगे? नहीं कहना चाहिए आपको। दूसरी बात, इससे आपको सीखना चाहिए कि विश्लेषण आपको अपने अंदर झांकना चाहिए। अब आइए पीडीए पे। पीडीए जो है न तो इस समाजवादी पार्टी से पी कन्विंस है न डी कन्विंस है, और थोड़ा बहुत ए जो है अल्पसंख्यक भी अब छिटक रहा है।
तो पिछड़ा दलित जान रहा है कि जब इनके सत्ता में और शासन में ये लोग समाजवादी पार्टी के लोग आते हैं तो केवल दो ही, एक एम और वाई, दो ही का शासन हो जाएगा। यादव और मुस्लिम। हाँ, एम और वाई, यादव सारे मुस्लिम, सारे जिला अध्यक्ष इनके हो जाएंगे, सारे आयोग के अध्यक्ष उनके हो जाएंगे, सारे थानेदार इनके हो जाएंगे, एम और वाई में ही रहेंगे। अब देखिए, हम एक और शुक्ला जी, मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूँ, हम लोग कई वर्षों से टीवी डिबेट पे आते हैं जी। समाजवादी पार्टी का एक भी प्रवक्ता कभी न कोई मौर्य आता है, न कोई निषाद आता है, न कोई प्रजापति आता है, न कोई राजभर आता है। जब ये एम और वाई, यही दो पूरा समाजवादी पार्टी, तो ये पीडीए के लोग जानते हैं, जिसको आप पीडीए कह के इंगित करते हैं, पी से पिछड़ा भी जानता है कि हमारा भला समाजवादी पार्टी में नहीं होना है, डी दलित भी जानता है, अब अल्पसंख्यक भी चेतने लगे हैं कि हमारा कितना इनसे भला होना है। तो इनकी समस्या वही है। अब अगर पीडीए में नहीं आते मनोज पांडे तो इन्होंने गद्दार कह दिया। तो मैंने वही कोट किया कि कल को जो वरिष्ठ नेता हैं और पार्टी छोड़ दें, भाई पार्टी को देखिए, देखना आपका काम है, भारतीय जनता पार्टी का काम नहीं है। अब आप डराने धमकाने की बात कर, विधायक डराने धमकाने में आते हैं। कोई विधायक जितना नाम आपने लिया, इस सबका आप इनसे बात करके देख लीजिए, डरने वाले हैं किसी से? भाई आज मोदी जी के नेतृत्व में बिहार में देख लीजिए, आप मध्य प्रदेश में देखिए, सुनिए, मध्य प्रदेश का नाम ले रहे थे हमारे अभी साथी सपा के, मध्य प्रदेश में 40 सीट इन्होंने लड़ाया, एक बोहनी नहीं हुआ, जनता ने इनको खारिज कर दिया। और उधर क्या हो रहा है, कौन टूट करके कहां मिल रहा है, उसमें ये कोट कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी को दोषी ठहराने के लिए वहां कोट कर रहे हैं। अरे आप अपना देखो ना, आप मध्य प्रदेश में 40 सीट लड़े, एक सीट आपको जनता ने जिताया नहीं। तो आपको अपने अंदर झांकना चाहिए। आज देश सबका साथ, सबका विकास और विकसित भारत की ओर चलने के लिए मोदी जी के नेतृत्व में एकजुट हो चुका है। अब आप लोगों का न पीडीए चलेगा, न जातिगत जनगणना चलेगी, न जातियों में बांटने वाला कोई कार्य चलेगा। आप जहां से चले थे वहीं को पहुंच जाएंगे। अभिनव का रुख कर लेते हैं एक बार फिर से। अभिनव हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। अभिनव, जिस तरीके से पीडीए का जिक्र बार बार अखिलेश करते हैं, यहां पर राज्यसभा के जब 3 कैंडिडेट्स का चुनाव किया गया समाजवादी पार्टी की ओर से, तो पीडीए का ख्याल नहीं रखा गया, ऐसा समाजवादी पार्टी के लोगों ने आरोप लगाया। यहां तक कि उनके अंदर खाने से भी आरोप आए। यहां पर जब वोटिंग चल रही थी तो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भाई कौन पीडीए के साथ और कौन पीडीए के खिलाफ, ये आज मालूम पड़ गया है कौन चेहरे साथ हैं। क्या माना जाए, अब पीडीए का रोना क्यों? अभिनव, जब समाजवादी पार्टी ने सभा के लिए पैसों की जारी की तो तभी से प्रवीण पटेल की ताना सामने आने उन्होंने पीडीए को लेकर खुल के बात रखी अपनी। फिर उसी के समय सपा के जो नेता रहे स्वामी प्रसाद मौर्य का इस्तीफा आ गया। तब तक बीजेपी ने 3 प्रत्याशी उतारे, तो उसके बाद बीजेपी ने 8 प्रत्याशी को उतार दिया। बीजेपी को लगा लोहा गर्म है और हथौड़ा मारा जा सकता है, क्योंकि समाजवादी पार्टी की पुस्तक से ही सामने आने लगी। समाजवादी पार्टी में कहीं ना कहीं अंदर जो कई उसके विधायक है वो इन प्रत्याशियों को लेकर असंतुष्ट है। यदि कोई 20 प्रत्याशी होते जिनके वोट देने की पीडीए का नारा था वो इनका कामयाब हो जाए। ठीक है, अभिनव से हमारा यहाँ संपर्क टूट गया है। मैं वापस से अजीत जी का रुख करूंगा। अजीत जी, जिस पीडीए पर आप लगातार बात करते हैं, आखिरकार जब मनोज पांडे ने पार्टी से इस्तीफा दिया, आपके खिलाफ वोटिंग की, तो अब वही मनोज पांडे गद्दार हो गए। अजीत जी, अजीत यादव जी से हमारा संपर्क टूट गया है। मैं दोबारा से कोशिश करूंगा। मैं आखिर में सवाल लेता चलूंगा दिलीप यादव जी से। दिलीप जी, तो आखिरकार मैं इस चर्चा को आपसे ख़त्म करूंगा कि ये जो तमाम जो सियासी समीकरण हैं, क्या माना जाए कि भाई ये जो है दरअसल में सेमीफाइनल है सत्ता का? देखिए, सेमीफाइनल नहीं है। दरअसल क्या है कि लोग जो है जो पार्टियों में हैं, चाहे समाजवादी पार्टी में हो या फिर जो है सुभाषपा में हो, सुभाषपा के अभी जो है विद्वान प्रवक्ता बोल रहे थे जो है झूठा जो है अखिलेश यादव जी को, तो ऐसी भाषा जो है प्रयोग नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात, एक
चीज ठीक में है सर, बताएं कि बहुत संक्षेप में 20 सेकंड है सर, मेरे पास समय की सीमा है सर, मेरे पास समय की सीमा है। कूद रहे हैं। हाँ बोलिए सर बस एक खत्म कर दे जी। ये टूट फूट की राजनीति से कुछ फर्क नहीं पड़ना, फर्क ये पड़ेगा कि जो है अभी समय है, समाजवादी पार्टी में अगर टूट होती है तो उसको जो है समझ जाना। ठीक है शशिकांत जी, आखिरी 15 सेकंड आपसे, सत्ता का सेमीफाइनल। देखिए, मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश आगे बढ़ रहा है, उत्तर प्रदेश भी आगे बढ़ रहा है। जितने एमएलए, जितने आज भारतीय जनता पार्टी एनडीए के पक्ष में वोट किया है, सबका स्वागत है। और आज फिर दिखा दिया है इस चुनाव ने, राज्यसभा चुनाव ने, कि मोदी तो जी फिलहाल आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में, प्राइम डिबेट में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। लेकिन यहाँ पर क्या नैतिक है और क्या अनैतिक तमाम तरीके के आरोप प्रत्यारोप लगाए गए तमाम मेहमानों की ओर से, बीजेपी की ओर से, समाजवादी पार्टी की ओर से, कांग्रेस की ओर से भी, राजनीतिक विश्लेषक में भी अपने पक्ष रखे। लेकिन यहाँ पर जो आधिकारिक तौर पर ऐलान है वो अब से थोड़ी देर में हो जाएगा कि भाई 8वां कैंडिडेट क्या बीजेपी का जीतेगा या फिर तीसरे कैंडिडेट समाजवादी पार्टी के आलोक रंजन यहाँ पर जीतेंगे। फिलहाल बहुत धन्यवाद आप सभी दर्शकों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का हर नागरिक पोषित, सशक्त और समर्थ बने। जब पूरा विश्व इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का संचालन कर देश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इसी संवेदनशीलता को जारी रखते हुए आज 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। सभी को अनाज, पोषित समाज। अगर आप करना चाहते हैं अपने बिजनेस को प्रमोट, तो इसके लिए आपको चाहिए होगा एक सपोर्ट। बेहतर स्क्रिप्ट, शानदार ग्राफिक्स, बेहतर विजुअल, दिखाएंगे कमाल, जानकारी पहुंचेगी जन जन तक, आपका काम करेगा धमाल। इन सभी चीजों के लिए अब ना हो परेशान। ब्रांड प्रमोशन, मोशन डिजाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग, 2D और 3D एनिमेशन, टेलीविजन टेलीकास्टिंग, सोशल मीडिया वर्क्स, स्क्रिप्ट राइटिंग जैसे कामों के लिए आज ही कांटेक्ट करें 9267925186 पर। इसी के साथ ही आप हमें जीमेल भी कर सकते हैं vikasproduction.gfx@gmail.com पर।